Hello everyone, welcome back. So up to now we have completed the discovery of the fundamental particles like proton, neutron and electron. And now in the next part we'll be talking about the some early model of atoms जिसमें हम primarily दो topic discuss करेंगे. Number one will be the Thomson model of atom and number two will be the Rutherford's model of atom. So in our today's section we'll be completing number one Thomson model of atom, number two Rutherford's alpha particle scattering experiment, and number three we'll be talking about the Rutherford's model of atom and its limitations. That will be the section we are going to complete today. So सबसे पहले बेसिक आइडिया समझ लो. थॉमसन का आइडिया था कि थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद ही हैज प्रूव्ड दैट मैटर हैज सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. अगर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फिर एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, व्हाई एटम इज न्यूट्रल, इसको प्रॉपर्ली प्रूव करना था. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करना था. तो ही प्रपोज्ड अ वेरी बेसिक आइडिया. ही सेड एक्चुअली जो एटम होता है वो एक पॉजिटिवली सॉलिड मास होता है, राइट? जैसे वाटरमेलन. तो वाटरमेलन का जितना भी रेड पार्ट है पूरा स्फेरिकल, अंदर से जितना भी रेड पार्ट है वो पॉजिटिव सॉलिड मास है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टेड है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इलेक्ट्रॉन्स है. तो जो पॉजिटिव मास है वो रेड पार्ट है और उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड दैट इज हाउ द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, राइट? अब आप इसको दूसरे अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हो. यू कैन से लाइक जैसे पुडिंग है, तो पूरी पुडिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर जो रेजिन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है. दैट इज हाउ इट बिकम्स द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम और द रेजिन पुडिंग मॉडल ऑफ एटम. दिस इज हाउ द थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ एटम. तो बेसिक आइडिया ये आता है कि थॉमसन के मॉडल ऑफ एटम में एटम एक पूरा का पूरा एटम एक पॉजिटिव सॉलिड मास होता है और उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. It is very, very, very important to understand the Thomson is saying entire atom is positive solid mass. So let's talk about this model of atom. And according to that, Thomson was the first scientist to propose the detailed model of atom. Right? अभी हमें model of atom की requirement है because Dalton तक एटम वॉज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, तो यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स. थॉमसन के मॉडल आने के पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके हैं, मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है. सो हाउ आर दे अरेंज्ड? जब हम इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे द मॉडल ऑफ एटम हैज बीन डेवलप्ड, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट थॉमसन ने इस आइडिया को सबसे पहले प्रपोज किया, द आइडिया ऑफ द मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन प्रपोज दैट एटम इज कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली. दिस इज नॉन एज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम और द वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम और द रेजिन पुडिंग मॉडल ऑफ एटम. तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा ये एटम है, और ये सर्कल नहीं है, एक्चुअली ये स्फीयर है, और ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर है एंड इट इज सॉलिड. और इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है. बस इतना ही मॉडल ऑफ एटम है थॉमसन का, नथिंग मच अबाउट इट. ड्रॉबैक, इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ द मॉडल ऑफ एटम इज कंसिडर्ड एज द इवनली स्प्रेड ओवर द एटम, राइट? उन्होंने कंसिडर किया कि जो पूरा मास है एटम का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरा एटम एक सॉलिड है, राइट? इट इज अ स्टैटिक मॉडल. स्टैटिक मॉडल इन द सेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग हियर एंड द पॉजिटिव मास इज ऑल्सो नॉट मूविंग. तो स्टेशनरी चार्ज पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव, ये तो कोलैप्स हो जाना चाहिए ना, राइट? पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव अगर स्टेशनरी है तो वो तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, इट कैन नॉट एग्जिस्ट. तो स्टैटिक मॉडल है, दैट इज अ प्रॉब्लम. और अगर ये कोलैप्स हो जाएगा इसका मतलब he could not explain the stability of the atom.
So after that comes the Rutherford's alpha particle scattering experiment, right? So हमने पहले भी डिस्कस किया था अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूं. व्हाट आर अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल हैज 2 AMU मास अप्रोक्सीमेटली. अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 2 AMU है, और इनके ऊपर जो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 4 AMU है, और उसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. दिस इज सिमिलर टू द हीलियम न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है. 2 प्रोटॉन्स मींस अप्रोक्सीमेटली 2 AMU, और 2 न्यूट्रॉन्स है, सो दैट इज आल्सो 2 AMU. तो ये टोटल हो गया 4 AMU एंड चार्ज प्लस 2. दिस इज सिमिलर टू द हीलियम न्यूक्लियस. सो अल्फा पार्टिकल्स हमें कहां से मिलते हैं? बेसिकली जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है तो हमने एक लेड ब्लॉक के अंदर, ये एक लेड का ब्लॉक है, ये लेड ब्लॉक के अंदर हमने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया. दिस सब्सटेंस इज रेडियो एक्टिव. लेड ब्लॉक क्यों रखा? सो दैट द रेडिएशन शुड नॉट स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस. लेड ब्लॉक उन जो रेडिएशंस हैं उनको ब्लॉक कर देगा. लेड ब्लॉक. नाउ रेडिएशंस विल मूव ओनली इन दिस डायरेक्शन. अब यहां से 3 तरह की रेडिएशंस एमिट हुई, अल्फा, बीटा, गामा. बेसिकली दीज आर द ग्रीक अल्फाबेट्स लाइक ABC. तो हमने जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, A टाइप, B टाइप, C टाइप, मतलब अल्फा, बीटा एंड गामा. टू अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या किया, यहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया. ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट इन द पाथ ऑफ दीज रेडिएशंस. एंड इट वाज ऑब्जर्व कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिविएट करती हैं, उन्हें नाम दिया अल्फा पार्टिकल. नेगेटिव की तरफ डिविएट हो रही है, इसका मतलब ये पार्टिकल हो गए पॉजिटिव पार्टिकल्स. कुछ रेडिएशंस होती हैं जो पॉजिटिव की तरफ डिविएट करती हैं. पॉजिटिव की तरफ जो डिविएट करती हैं इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज हैं, उनको नाम दिया हमने बीटा पार्टिकल्स. And there are some radiations which are not deflected and they go straight without any deflection, right? They were named as the gamma rays. Gamma rays. Gamma rays जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं. इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता. तो गामा रेज क्या हो गई? Gamma rays are electromagnetic radiation and no charge and no mass. ठीक है. जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हमें ऑलरेडी पता है, उनका मास होता है 4 AMU और चार्ज होता है पॉजिटिव. That is similar to the helium nucleus. Next comes is the gamma radiation, beta radiations, beta particles. जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं इनका जो मास होता है, ये बीटा पार्टिकल का मास होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनका जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू द चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो बीटा पार्टिकल में मास है सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज है सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बीटा पार्टिकल्स आर बेसिकली नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स,
राइट। सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस में से 3 तरह की रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विच आर बेसिकली एनर्जी, दे डू नॉट हैव चार्ज एंड मास. There are negative particles called beta particles which are nothing but the electrons, and there are positive particles that is alpha particles which we can resemble bit or compare with the helium nucleus. रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट नाउ. ये रेडियम है. रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और यहां पे हमने लेड का ब्लॉक रखा हुआ है. ये लेड ब्लॉक रेडिएशंस को स्प्रेड होने से रोकेगा. रेडिएशंस विल मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. और ये रेडिएशंस एक स्मॉल स्लिट में से पास किया है सो दैट हमें सिर्फ एक बीम ऑफ रेडिएशन मिलेगा, नॉट द स्प्रेडेड रेडिएशन. तो ये यहां से रेडियम से बहुत सारी रेडिएशंस निकलेंगे, उसमें से कुछ रेडिएशंस होंगे जो इस स्प्लिट में से पास होंगे, बाकी को ये प्लेट रोक लेंगी. ये भी लेड की प्लेट है, तो दीज प्लेट्स विल स्टॉप. तो ये हमें मिल गया एक रेडिएशन, राइट. हमने बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अरेंज किए हैं कि जो बीटा पार्टिकल है वो इस स्लिट में से पास नहीं होंगे. बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स ही ऐसे हैं जो एक्सेलरेट होंगे, जिनकी स्पीड बढ़ेगी, राइट. उसके बाद हमने यहां पे एक गोल्ड फॉइल लिया है, वेरी थिन गोल्ड फॉइल. ये जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, राइट. और इस गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स को हमने अटैक करवाने वाले हैं. ये हमारा मॉडल डायग्राम है. अब एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक पॉजिटिव सॉलिड मास है. ये गोल्ड फॉइल का एक एटम, ये गोल्ड फॉइल का दूसरा एटम, गोल्ड फॉइल नेक्स्ट एटम, एंड ऑल एटम्स आर पॉजिटिव सॉलिड मास. ये हमारी एक्सपेक्टेशन है. थॉमसन ने हमें यही सिखाया था कि एटम एक पॉजिटिव सॉलिड मास होता है. ठीक है, तो ये थॉमसन का एटम है, राइट. थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव सॉलिड मास जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो अगर अल्फा पार्टिकल्स आएंगे और यहां पे आके स्ट्राइक करेंगे, एटम भी एक पॉजिटिव सॉलिड मास है, एटम भी एक पॉजिटिव सॉलिड मास है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये सॉलिड है. तो क्या अल्फा पार्टिकल इनको क्रॉस कर पाएंगे? नॉट एज पर थॉमसन. थॉमसन के अकॉर्डिंग वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे और वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब वापस चले जाएंगे. ये गोल्ड फॉइल को पास नहीं कर पाएंगे. यहां पे आपको कोई अल्फा पार्टिकल नहीं मिलेगा. नो अल्फा पार्टिकल ऑन अदर साइड ऑफ द गोल्ड फॉइल. इस गोल्ड फॉइल के दूसरी तरफ कोई अल्फा पार्टिकल नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि एटम एक पॉजिटिव सॉलिड मास है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, और ये पॉजिटिव सॉलिड मास में से अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो सकते. ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है. विद दिस एक्सपेक्टेशन वी आर स्टार्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो रेडियम में से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए. हमने अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और उनका बॉम्बार्डमेंट किया ओवर द गोल्ड फॉइल. ये हमारी गोल्ड फॉइल है, वेरी थिन गोल्ड फॉइल. इसके अराउंड हमने ये जो रिंग लगाया है ये एक्चुअली एक तरह से कर्टन है. इसके अराउंड हमने एक कर्टन लगाया है. किसका कर्टन है? ये जिंक सल्फाइड का सर्कुलर स्क्रीन है. व्हाट इज द रोल ऑफ द जिंक सल्फाइड? जिंक सल्फाइड की सेंटिलेशन प्रॉपर्टी होती है. व्हाट इज दैट सेंटिलेशन प्रॉपर्टी? जब भी कोई पार्टिकल आके
इस फॉइल पे या इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा तो ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो अगर यहां पे आके अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया तो ग्लो होगा और हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल ने कहां पे हिट किया। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि जितने भी अल्फा पार्टिकल जाएंगे उनमें से प्रोबेबली कोई भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस नहीं कर पाएगा और सभी रिटर्न होके आ जाएंगे। और वो कहां पे जाके स्ट्राइक करने हैं ये हमें जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये है अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, राइट, कंस्ट्रक्शन। अब ऑब्जर्वेशन देखो, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। 99% particle passed through the gold foil without any deflection. 99% particles as it is gold foil में से पास हो गए, as it is। ये यहां से आए अल्फा पार्टिकल्स और ये डायरेक्ट पास हो गए। अगर थॉमसन का मॉडल सही है, अगर थॉमसन का कहना सही है कि एटम एक पॉजिटिव सॉलिड मास होता है, तो नो पार्टिकल शुड बी एबल टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। बट हियर द रिजल्ट्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सपेक्टेशन। 99% particles pass through the gold foil without any deflection. Few of them, less than 1%, deflected to very small angle. मतलब वो गोल्ड फॉइल में से पास तो हो गए। ये तो 99% पार्टिकल आपके पास हो गए एज इट इज, ये 99%। ये तो ऐसे पास हो गए 99% पार्टिकल, तो जैसे बीच में कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं। ठीक है, सेकेंड थिंग, कुछ स्लाइटली लेस देन 1% पार्टिकल पास हुए। पार्टिकल्स जो पास हुए, these particles are the less than 1% particle। ये पास तो हो गए गोल्ड फॉइल से, लेकिन अपना पाथ मेंटेन नहीं कर पाए, ये अपने पाथ से डिविएट हो गए। तो 99% पार्टिकल तो एज इट इज चले गए थे। लेस देन 1% पार्टिकल पास हुए, लेकिन उनका पाथ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। और जो हमने एक्सपेक्ट किया था, व्हाट डिड वी एक्सपेक्ट? no particle will be able to pass through the gold foil। हमने एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड फॉइल में से कोई पार्टिकल क्रॉस नहीं हो पाएगा, ऐसा भी हुआ। some particles could not cross the gold foil। how many particles? 1 out of 20,000 average 20,000 पार्टिकल जब आप फायर करोगे तो all of them will pass, any one particle will reflect, राइट। उसका जो पाथ का एंगल है, डिफ्लेक्शन का एंगल, वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और कभी कभी वो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि पार्टिकल क्रॉस ही नहीं होंगे, ऐसा हुआ, लेकिन ओनली विथ 1 out of 20,000 पार्टिकल्स। इसका मतलब ये थॉमसन की एजम्पशन गलत है। अगर थॉमसन की एजम्पशन सही होती तो इस फॉइल को कोई पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पाता, जबकि रियलिटी में क्या हुआ? 99% पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए। दिस इज एक्सपेक्टेशन, दिस इज रियलिटी, राइट। 99% पार्टिकल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट बैक। ये एक्सपेक्टेशन है, जो ग्रीन लाइन है ये एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी क्या है? ओनली 1 out of 20,000 पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द पाथ। थॉमसन का मॉडल तो सही नहीं है। देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल थिंग? तो अब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो वापस हम गोल्ड फॉइल को ड्रॉ करते हैं एक बार। ये गोल्ड के एटम, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि 99% पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिकॉज most of the part of the atom is simply an empty space। एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एकदम एम्प्टी स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स को पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 99% पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल
99% particles pass through the gold foil because atom is an hollow space. Entire positive mass of atom is concentrated in the center. एटम का जितना भी पॉजिटिव सॉलिड मास है वो सब उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव सॉलिड मास में है। तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव के एकदम पास आ जाएगा तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव के एकदम पास आ जाएगा तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इफ सम अल्फा पार्टिकल विल वेरी कम नियर टू द न्यूक्लियस तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और ये जो पॉजिटिव सॉलिड मास सेंटर में है जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं वो इतना छोटा है कि पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल इससे हेड ऑन कोलाइड करते हैं। अगर किसी पार्टिकल ने इससे हेड ऑन कोलाइड कर लिया तो वो पार्टिकल अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन हेड ऑन कोलाइड करके रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 20,000। ये सेंटर वाला पॉजिटिव सॉलिड मास इतना छोटा है कि इसमें से डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल इस छोटे से पार्ट को स्ट्राइक करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 20,000 है। ये इतना छोटा है। दैट मीन्स इफ यू ट्राई टू हिट इट 20,000 टाइम्स, maybe only once you will be successful, and if any particle directly collide to this then it will be reflected back. तो एक बार शॉर्ट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा बीटा गामा रेज निकले, हमने अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया और उनकी एक ही बीम चाहिए थी इसलिए स्लिट में से पास किया। स्लिट में से पास करने के बाद उनको गोल्ड फॉइल के ऊपर हमने बम्बार्डमेंट किया। जब गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट किया उसके अराउंड हमने जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा। जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे जब कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ग्लो प्रोड्यूस होता है। थॉमसन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन था कि कोई भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस नहीं कर पाएगा और सभी पार्टिकल्स रिटर्न हो जाएंगे। रियलिटी ये था दैट 99% पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एज इफ देयर इज नो गोल्ड फॉइल। Some less than 1% particles although pass through but they were slightly deflected from their path। और जो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पॉसिबल था all particles should return, तो all particle रिटर्न नहीं हुए, only 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल रिटर्न। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम 2 टाइप्स के कंक्लूजन निकाल सकते हैं। टाइप 1 कंक्लूजन, थॉमसन का मॉडल सही नहीं है। Then what are the other conclusions we can draw? 3 major conclusions. Number 1, most of the part of the atom is an empty space, hollow space. Because of that 99% particles are passing through it without any deflection. A very small part of the atom is solid positive. Very small part of the atom is positive and solid, so if any particles come, alpha particle come near to it, it is deflected from its path, and it is such a small positive part that the probability of the head-on collision is negligible. But if some alpha particle has a head-on collision, it will be reflected back on the path, और इसका probability, reflected back का probability कितना है? 1 out of 20,000 particles, right? So hope this is clear. बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम दिया। प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम क्या है? एटम एक एम्प्टी स्पेस होता है, उसके सेंटर में एक पॉजिटिव सॉलिड मास होता है। थॉमसन ने कहा था पूरा एटम एक पॉजिटिव सॉलिड मास होता है। रदरफोर्ड ने कहा पूरा एटम पॉजिटिव सॉलिड मास नहीं होता, central part of the atom, central part of atom is positive solid mass where whole mass of atom is
कॉन्सेंट्रेटेड। एटम का जितना भी मास होता है वो यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पॉजिटिव है और ये सॉलिड है और इसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, और इसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। एटम के जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। ये पूरा एम्प्टी स्पेस है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लाइक इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus same as planets revolve around the sun। ठीक है, सो ये सिंपल सा रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम है, इसको एक बार हम प्रॉपरली देख लेते हैं। In 1911, the Rutherford proposed the model of hydrogen atom. It was based on the alpha particle scattering experiment. Most of the atom is an empty space, पूरा empty space है। In atom, positively charged protons must be concentrated in a very small volume called nucleus. एटम का जितना भी पॉजिटिव पार्ट है वो उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेंटर, देयर मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ, लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू इट्स न्यूक्लियस। जो ये पूरा एम्प्टी स्पेस है, जिसको हमने कहा ये पूरा एम्प्टी स्पेस है, this is volume of atom and this is volume of nucleus. So Rutherford proposed volume of nucleus is negligible compared to the volume of atom. ठीक है, electrons are responsible for the volume and the nucleus is responsible for the mass. electrons का जो path है वो atom के volume को decide करता है, और nucleus जो होता है वो atom के mass को determine करता है। This is the simple model of atom proposed by Rutherford. So basically it is something like this. Why electrons are not being able to, why alpha particles are directly passing through the atom? क्योंकि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी स्पेस है, और इस एम्प्टी स्पेस में से अल्फा पार्टिकल्स एंटर होते हैं और बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स एंटर होते हैं, बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जाते हैं। इसका सेंट्रल वाला पार्ट पॉजिटिव है, सेंट्रल वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल इसके पास आता है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, अगर कोई इसके पास आता है तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। जितना ज्यादा पास होता है उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई पार्टिकल इससे हेड ऑन कॉलिजन करता है तो ये इतना ज्यादा रिजिड मास है, इतना ज्यादा डेंस होता है न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस इतना ज्यादा डेंस होता है कि अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस नहीं कर पाते और रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन रिटर्न होने वाले पार्टिकल 1 आउट ऑफ 20,000 ही होते हैं, बिकॉज हेड ऑन कोलाइड करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज पॉजिटिव सेंटर मास, न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो डायरेक्टली उसको हेड ऑन कोलाइड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इट इज पॉसिबल, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 20,000 टाइम्स। बेस्ड ऑन दैट ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया कि ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव सॉलिड मास, पॉजिटिव solid mass called nucleus, and electrons are revolving in the circular path around the nucleus like the planets revolve around the sun. Now after this let's talk about limitations. Could not explain the stability of atom. ध्यान से समझो, if I talk about इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी
by James Clerk Maxwell. Electromagnetic theory by James Clerk Maxwell gives a very simple idea that there is only charged particle when move under acceleration, any charged particle when move under acceleration, then it will emit energy in the form of radiation. मतलब देखो, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा. वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, change in velocity per unit time is acceleration. With when electron is moving, its direction will change. Velocity is a vector quantity. Velocity is vector quantity, so if direction is changed, the velocity will change. If velocity will change, then change in velocity per unit time is acceleration. Change in velocity per unit time is acceleration. इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा. और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसका मतलब ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो उसका पाथ शॉर्ट होता जाएगा और वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा. और इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? 10⁻⁻8 सेकंड का टाइम लगेगा. ओनली 10⁻⁻8 सेकंड का टाइम लगेगा. इसका मतलब एटम कोलैप्स हो जाएगा. कितनी देर में? 10⁻⁻8 सेकंड में. सी बेसिकली जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की एक इंडिपेंडेंट थियरी है, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट थियरी, when any charged particle is moving under acceleration, अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, चेंज इन वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी लूज करता है. और वो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. वन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज लाइक सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट और इंफ्रारेड लाइट. ये सब इलेक्ट्रो या मोबाइल वेव्स, टीवी वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एग्जांपल हैं. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का प्रोड्यूस होने का एक सोर्स जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अंडर एक्सेलरेशन तो वो एनर्जी लूज करेगा. एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ऑब्वियसली अगर पार्टिकल एनर्जी लूज कर रहा है तो उसका पाथ शॉर्ट हो जाएगा और वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा. इफ इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आके फॉल होगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा. दिस वाज द आइडिया ऑफ जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. तो ये रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि ऐसा स्पाइरल पाथ क्यों नहीं होता, सर्कुलर पाथ क्यों होता है. ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटिंग आउट द एनर्जी. ठीक है, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन why electron is not falling in the nucleus, why electron is not losing electromagnetic radiation. क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो होनी चाहिए. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होंगी तो एनर्जी कम होगी. एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा. पर एटम तो स्टेबल है. हाउ? When electron is not losing energy,
although it is a charged particle, although it is moving under acceleration, still it is not emitting electromagnetic radiation, still it is not falling in the nucleus. Why? That has to be explained by Rutherford, which could not be explained. Further, one more very important point जो रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं होता है. See, जब हम लेते हैं सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इस सनलाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और हमें यहां इसका जो इंप्रेशन मिलता है हम उसको बोलते हैं रेनबो. Rainbow is a continuous spectrum. What is the meaning of continuous spectrum? It is violet, indigo, blue, green, orange, yellow, orange, red. ये 7 कलर्स कहां पे खत्म होके कौन सा कलर नया स्टार्ट होता है हमें पता नहीं चलता. वॉयलेट के बाद वॉयलेट कब खत्म हुआ, इंडिगो कब स्टार्ट हुआ, इंडिगो कब खत्म हुआ, ब्लू कब स्टार्ट हुआ, ब्लू कब खत्म हुआ, ग्रीन कब स्टार्ट हुआ, ये सब आप रेनबो में नहीं देख सकते. दैट्स ऑल ओवरलैपिंग. तो हम इसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. नाउ द सेकेंड थिंग, हम लेते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब. आप सबको पता है डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है. 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लिया, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया और हाई वोल्टेज लगाया. यहां से लाइट एमिट हुई, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हुए. इनको हमने प्रिज्म में से पास किया, फोटोग्राफिक फिल्म पे इनका एक्सप्रेशन बनाया, यानी स्पेक्ट्रम बनाया. ऑब्जर्व क्या हुआ, कुछ ब्राइट लाइंस बनती हैं. रेनबो की तरह कंटिन्यूअस नहीं. देयर इज अ ब्राइट लाइन, देन देयर इज अ गैप, then there is a bright line, then there is a gap, then there is a bright line, then there is a gap. इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है, एटम का स्पेक्ट्रम में ये लाइंस क्यों बनती है, ये भी रदरफोर्ड अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो हम दो मेजर पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी and he could not explain the spectrum. What is the meaning that he could not explain stability? तो मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है. चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जब मूव करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा. अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो उसकी एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अगर एनर्जी एमिट होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी. अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका पाथ सर्कुलर वन की जगह स्पाइरल हो जाएगा और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा. पर ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करता. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है. एटम स्टेबल होता है. एटम स्टेबल है. हाउ? और नॉर्मल लाइट का, व्हाइट लाइट का, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस है. उसके सभी कलर्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है. लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करके या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके जब उसकी एमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस होता है. व्हाई? ये पॉइंट्स रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में जस्टिफाई नहीं होते हैं. राइट? So this is about Rutherford's model and its limitations. Hope you are clear about the idea of the Rutherford's model of atom. Basically हमने क्या किया है आज के लेक्चर में, शॉर्ट में रिवाइज करते हैं. रेडियम में से अल्फा पार्टिकल आए, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की फॉइल में से पास किया. गोल्ड की फॉइल में से पास किया तो 99% पार्टिकल तो एज इट इज पास हो गए. लेस देन 1% पार्टिकल भी पास हो गए, लेकिन वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गए. पार्टिकल्स लेस देन 1% दे पास बट डिफ्लेक्टेड.
और ओनली 1 पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 वाज रिफ्लेक्टेड बैक। ये था एक्सपेरिमेंट। इसके बेसिस पे कंक्लूजन आया कि एटम पूरा एक एम्प्टी स्पेस होता है, एटम का सिर्फ सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव सॉलिड मास होता है। इस पॉजिटिव सॉलिड मास को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सॉलिड होता है, न्यूक्लियस डेंस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ द एटम। और बाहर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम इज बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या है? अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो जो एनर्जी एमिट करेगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। व्हाई? दूसरा, हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करके जब 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो लाइट एमिट हुई। उस लाइट को प्रिज्म में से पास करने के बाद जो स्पेक्ट्रम बना वो रेनबो की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इसमें ब्राइट लाइंस हैं, रेनबो की तरह ब्राइट बैंड्स नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। एक लाइन है, फिर डार्क है, फिर लाइन है, फिर डार्क। ऐसा क्यों है? ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। लास्ट थिंग, साइज कंपैरिजन। of atom and nucleus. According to Rutherford, the radius of atom is in the order of angstrom, यानी 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होती है। मतलब जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का जो रेडियस है, ये न्यूक्लियस से लेके बाहर तक का डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में है, राइट। और ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है ये 10⁻⁻15 के ऑर्डर में है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस कितना होगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम। दिस विल बी कैंसल्ड। एटम का न्यूक्लियस एटम का रेडियस 10⁻⁻15 रेज़ टू 3, 10⁻⁻10 रेज़ टू 3, और न्यूक्लियस 10⁻⁻15 रेज़ टू 3। दैट कम्स टू 10⁻5 रेज़ टू 3। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस into 10⁻15 आप इस कंपैरिजन को भी समझो। अगर मैं कहता हूं एटम का रेडियस, जस्ट हाइपोथेटिकल, एटम का रेडियस 1 सेंटीमीटर है,
सॉरी, न्यूक्लियस का रेडियस मैं आपको बोलता हूं 1 सेंटीमीटर है। न्यूक्लियस का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट एक कॉकरोच के बराबर, एक बड़े कॉकरोच के बराबर इसका। तो एटम का रेडियस कितना हो जाएगा? 10⁵ सेंटीमीटर, मतलब 1 किलोमीटर। तो साइज कंपैरिजन उन्होंने बताया कि अगर न्यूक्लियस एक कॉकरोच के बराबर है तो एटम का रेडियस 1 किलोमीटर का होगा। अगर पूरा एटम एक क्रिकेट स्टेडियम के बराबर है, अगर पूरा एटम एक क्रिकेट स्टेडियम के बराबर है, तो न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? उसके पिच के सेंटर में बैठा हुआ मॉस्किटो, इतना साइज डिफरेंस होता है इन द न्यूक्लियस एज वेल एज द एटम। रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम तो फेल हो गया क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी नहीं बता पाए, लेकिन रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। In a way, he failed the idea proposed by Rutherford, where he failed the idea proposed by Thomson, where entire atom was solid. रदरफोर्ड के पूरे एक्सपेरिमेंट का और मॉडल ऑफ एटम का एक पॉजिटिव कंक्लूजन ये निकला कि एटम सॉलिड नहीं होता, एटम का सेंट्रल पार्ट सॉलिड होता है, और वो जो सेंट्रल पार्ट सॉलिड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, वो बहुत ज्यादा डेंस है, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। बाहर एम्प्टी स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। राइट, होप दिस लेक्चर इज क्लियर। देयर इज नथिंग मच अबाउट दिस टू राइट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है और उसके कंक्लूजन्स हैं, रदरफोर्ड का मॉडल और उसके लिमिटेशंस। दैट इज व्हाट वी डिस्कस टुडे। राइट, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स in the model of atom, and that's all for today.